अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज इतवार का दिन है, 18 मई है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के साथ हमारा वीलॉग है, पॉडकास्ट आप कह लें। पिछले हफ्ते हो नहीं सका, हमारा वक्त आगे पीछे हो गया, मैं पता नहीं लेट हो गया, कुछ हो गया। लेकिन एक बात मुझे कहनी है कि जंग हमारी खत्म हो गई है और इस जंग में 2-3 ऐसी चीज़ें हुई हैं, बल्कि कई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसके बाद मुझे इंतहा का फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी कहलाऊँ अपने आप को। सबसे पहले तो अफ़वाज पाकिस्तान को क्रेडिट है, तमाम अफ़वाज को और पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस को भी, हमारी पुलिस को, हमारी सिविल डिफेंस को, सबने जिस तरह से मैनेज किया अपने-अपने यानी आप समझे एरिया ऑफ ज़िम्मेदारी के अंदर। और उससे बढ़कर हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है कि हुकूमत ने इसमें अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखा और गो उनको मिलिट्री वॉर का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको ये पता था कि हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या वॉर करनी है, कैसे करनी है, और वो उन्होंने बड़ी इफेक्टिवली की। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल मीडिया के आगे रिप्रेजेंटेशन हुई, 1-2 ब्लूपर्स के अलावा, मेरा ख्याल है ऑन द होल हमने बहुत आला तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की अवाम का है कि पाकिस्तान की अवाम ये भूल गई कि वो शिया हैं, सुन्नी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं और या किसी जमात से हैं या कोई लसानियत है, वो सारे एक हो गए मिन हैसुल कौम। और देखें, जब एक कौम हो जाती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। ना सिर्फ खट्टे कर देते हैं बल्कि पूरी दुनिया में उसको ज़लील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं। और सडनली 21 आप समझे अप्रैल को पाकिस्तान को हम कहते थे कि इर्रेलेवेंट कंट्री है और 22 के बाद और अब आज अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान इतना रेलेवेंट है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मजबूर हो गया है कि 7 दफा पाकिस्तान का जिक्र करे अपनी ट्वीट्स में या अपने खिताब में और पाकिस्तान को प्रेस करे, पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेस करे और ये कहे कि पाकिस्तान से ट्रेड करना है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाता है, पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। 16 ममालिक ऐसे हैं कि जो अपने पायलट्स और अपने फौजी पाकिस्तान की अकेडमीज में भेजना चाह रहे हैं, जिसमें यूरोपियन ममालिक भी हैं, इटली वगैरह भी शामिल है। तो अगर यूरोपियंस हमारी ट्रेनिंग को बेहतर समझते हैं तो आप सोच लें कि ये बाकी एचआर में कितना असर डालेगा। जो हिंदुस्तान का एक हवा था कि आईटी इंडस्ट्री में इतना कमाल है, इतना बूस्ट है, इतना कंट्रोल है, हमने आईटी में जो उनके साथ खिलवाड़ किया, वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि हिंदुस्तान सिर्फ जो है ना दिए हुए काम पूरे कर सकता है, खुद से नहीं कुछ कर सकता। बहरहाल ऑन द होल एक कॉम्प्रिहेंसिव विन है, फ्री है। और मैंने कहा ये बैकग्राउंड इसलिए मैं दूं ताकि फिर मुजम्मिल साहब जब बात करेंगे तो ये बीच में कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपसे आज बात हो रही है, जंग के दौरान नहीं हो सकी। आपको और आपके अहले खाना को बहुत बहुत मुबारक हो और हम सब के लिए अल्लाह ने कितना करम किया, हमें इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली जंग जिताई। ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान न सिर्फ महाज जंग पे जीता है, बल्कि आलमी सफारतकारी के महाज में भी उसने भारत को शिकस्त दी है। मीडिया के महाज पर भी भारत को शिकस्त दी है, डिप्लोमेसी में भी भारत को शिकस्त दी है, आईएम में भी भारत को शिकस्त दी है, फौज में भी शिकस्त दी है, नेशनल मोराल में भी भारत को शिकस्त दी है। तो हमने तकरीबन हर महाज पर भारत को शिकस्त दी है। उनका मीडिया हमारे मीडिया से हारा है। उनकी आज़ादी इजहार का जो स्लोगन था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये वो है। आपका और मेरा दोनों का ट्विटर अकाउंट वहां पे बंद है, यूट्यूब बंद है। इसलिए ऑन दी होल मैं समझता हूँ कि इंडिया को हर महाज पर शिकस्त हुई है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। जो एक नैरेटिव बन रहा था कि जी पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान का तो कुछ हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है, वो सब खत्म हो गया। और मेरे ख्याल में न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने बल्कि दुनिया भी पाकिस्तान में बिलीव करने लग गई है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। कौमों को ये काम करने में कई दिहाइयां लग जाती हैं, जो हमने 5 घंटे में किया है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है और इस पे जितना हम शुक्राना करें अल्लाह का वो कम है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, एक तीर से ना, कई दफा हमने सुना था कि एक तीर से 2 शिकार।
और कई दफा हमने सुना था कि जो जंगें होती हैं ये डबल एज वेपन होती हैं, अंदर भी काटती हैं, बाहर भी काटती हैं। और मुझे ये लगा कि जनरल आसिम मुनीर ने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी है, बल्कि उन तमाम लोगों को जो मुल्क के अंदर भी उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते थे, उन सबको भी शिकस्त दी है। और वो सारा नैरेटिव जो उनके खिलाफ 3 साल से बनाया जा रहा था, उन्होंने उसको 5 साल में बस्ट कर दिया है। जो उनको बार बार इमरान खान और सब लोग अपने ट्वीट्स में या खान पार्ट 2 लिखते थे और उनकी तस्दीक करने की कोशिश करते थे और कहते थे कि वो एक फेल्ड आर्मी चीफ है और वो पाकिस्तान की फौज को नहीं लेके चल सकता, उस सारे को उन्होंने ना पकड़ के रद्दी की टोकरी में 5 घंटे में फेंक दिया जब उन्होंने अल फतह मिसाइल चलाए। और दुनिया उनकी बहादुरी की भी, आज देखें जी, दुनिया आसिम मुनीर की बहादुरी की तारीफ कर रही है। देखें, ठीक है, शहबाज शरीफ 7 कदम से कदम मिला के खड़े थे, मैं इस बात को मानता हूँ। आपने भी इंट्रो में कहा कि सिविल गवर्नमेंट साथ खड़ी रही फौज के, लेकिन सिपा सलार की बहादुरी को का तो कोई जोड़ नहीं है। नहीं, कोई जोड़ नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, तीनों फोर्सेस के जो सिपाही सलार है, तीनों ने बड़ा कमाल काम किया। यस, तीनों का कोऑर्डिनेशन, तीनों ने काम बहुत अच्छा किया, तीनों का आपस में राब्ता बहुत अच्छा, तालमेल बहुत अच्छा, मिलकर जंग लड़ी है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपने। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लीड आर्मी चीफ करता है, हालांकि फजाइया का किरदार ज्यादा है, मैं इस बात से जानता हूँ। आप जब जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। उसकी एक वजह ये है कि कल मैं एक लाइव शो कर रहा था और मैंने उसमें कहा कि जी वो बड़ी मीम्स आ रही है, मियां नवाज शरीफ ने क्या प्लानिंग की है इस जंग में। तो नीचे एक मंचले ने मुझे कमेंट लिखा, यार उसने ही तो आसिम मुनीर को बनाया है, वरना बढ़ गए थे। तो मैंने कहा ये तो ठीक है। तो मतलब अगर हम पे आसिम मुनीर और ना होता और कोई बाजवा जैसा डिप्लोमेटिक जर्नैल होता या मुफाहमत पसंद जर्नैल होता, सुलहजू जर्नैल होता, तो फिर बड़ा मसला हो जाना था। और वो जो सरदार यासा के देख सब कहते हैं ना, काम पे टांग रही थी, तो वो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप नवाज शरीफ के रूल को अंडरमाइन ना करें। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात, नवाज शरीफ मौजूद थे जब आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग हुई पीएम हाउस में। देखिए, उनका एक्सपीरियंस है, 3 दफा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा है, चीजों का इंटरनेशनल एक्सपोजर उनका बहुत ज्यादा है, एक तजर्बा है उनके पास। वो जो तजर्बा है उसका कोई नेमल बदल नहीं है कि एक आदमी मुल्क में 3 दफा वजीर आजम रहा है, मुख्तलिफ अदवार देखी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ डील किया है, एटॉमिक ब्लास्ट किया है, सैंक्शंस देखी हैं। तो उसका तजर्बा तो अपनी जगह मौजूद है ना, कि किसके जवाब में क्या चीज होगी। वो अपने तजर्बे से आपको गाइड तो कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई इनएक्सपीरियंस आदमी तो नहीं है। आप बात समझो, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। देखिए, बात यह है कि से मैं ये डील करने में नवाज शरीफ का तजर्बा है। मेरा एक प्रॉब्लम है, क्या? जब हिंदुस्तान का मामला आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पाकिस्तान पूरा फिटा लगेगा, तो मैं उसमें कमजोरियां नहीं निकालने की कोशिश करूंगा, मैं उसमें बुराइयां ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। वो हमने कर लिया, अब आगे चले, और आगे अगर कोई कमजोरी होती है तो उसको जरूर निशानदेही करेंगे, अभी नहीं है। अभी नहीं, बिल्कुल ठीक। मैं एग्री हूँ लेकिन आपसे, ये फतह हम सब की फतह है। और अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये तो आपको पता नहीं है। बल्कि आपका भी बच्चा बाहर है एक, पूरी दुनिया में जो इंडियंस की जुबानें बंद हुई हैं, जितनी बक 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 चक 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 कर रहे होते थे, और पाकिस्तानियों ने जिस तरह से घेरा है उनको, बल्कि पाकिस्तानियों ने क्या, इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स उनको घेरा है, एनालिस्ट ने घेरा है, एडिटर्स ने, डिफेंस एडिटर्स जो उनको घेरा है, वो अब उनके पास शर्मिंदगी छुपाने को कुछ नहीं बचा। और सबसे बड़ी उनकी शर्मिंदगी पता है क्या है मुजम्मिल साहब? मैं आपको एक बात कहूं कि इंडियंस जो हैं, व्हाई आर दे सीरियसली ऑन अ बैक फुट? बिकॉज ऑफ द फेक क्लेम्स कॉन्स्टेंटली मेड बाय द मीडिया एंड मीडिया एनालिस्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं फेक क्लेम्स क्यों थे। उनका मीडिया क्यों? बिलीव करता था कि उनकी फौज ये कर देगी। ये तो इशू ही कोई नहीं है। ये कराची पोर्ट तो वो आराम से विक्रांत जाके बिटवीन यू एंड मी, एक मिनट चले, मैं एक बात कहता हूँ। मुझे और आपको कम से कम कुछ बातों का पता था पहले से कि ये होना है और ये हमने कर लेना है।
लेकिन हमने उसको क्लेम के तौर पे कभी अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जंग करने में, उसको प्लान करने में और होने में और रिजल्ट होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये कैसे देखें, हमें जो फीड हो रहा था या हम जो कॉन्फिडेंट थे, हम अपनी फौज से, फजाइया से बात करके कॉन्फिडेंट थे ना, कि वो हमें कह रहे थे कि हम कोई नहीं, हम संभाल लेंगे, विल हैंडल देम। हम उनकी तैयारियां देखकर कॉन्फिडेंट थे ना, जिस ब्रीफिंग की आप भी जिक्र कर रहे हैं, या जो तैयारियां मैंने और आपने देखी, उसके बाद बाहर निकल के हमने यही कहा ना कि मैं और मुबशिर एक दूसरे को कह रहे थे कि यार एरकी दे इंडिया में बहुत कुटांगे, आन दो तैयारी बहुत जबरदस्त है ना। जब उन्होंने हमें अपनी तैयारी दिखाई तो हमें यही लगा ना कि एरकी काबू आ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मीडिया के साथ ब्लफ बहुत किया। उनको ये तासुर दिया कि बात ही कोई नहीं, हम 2 घंटे में पाकिस्तान लिटा लेंगे। उनको अंदाजा ही नहीं था कि आगे से पाकिस्तान ने 2 घंटे में क्या करना। तो मेरे ख्याल में वो जो ब्लफ था ना, मोदी ब्लफ, वो उसके मीडिया को भी खा गया है, उसकी पॉलिटिक्स को भी खा गया है, उसके नेशनल नैरेटिव को भी खा गया है। मोदी ब्लफ इज एवरीथिंग। मुजम्मिल साहब, बात यह है, जो इंडिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड स्ट्रेंथ है ऑन पेपर, वो की नेवी है। और आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि जब रात को खबर आई, जियो पे मैंने देखी, पहले नहीं, समा पे देखी, दुनिया पे देखी, मेहर बुखारी के शो में, फिर शाजिब खानजादा के शो में, कि जी वो टिकर्स चल रहे थे कि इंडियन नेवी जो है वो मूव करना शुरू हो गई है पाकिस्तान की तरफ। तो मैंने कोई हमारे नेवी के दोस्त ऑफिसर्स वगैरह उनको फ़ोन किए, मैंने कहा भाईजान तैयारी है कि नहीं? उन्होंने कहा मुबशिर भाई कसम खा के कह रहा हूँ, ये आएंगे ज़रूर, वापस नहीं जाएंगे, डुबो देंगे इनको यहीं पे, ये आप, मेरा वादा है, कसम है। तो उनकी नेवी दुम दबा के भाग गई वहां से। आपकी नेवी की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तैयारी थी। स्ट्राइकिंग नहीं आई उनकी नेवी, आप खुले पानियों में तो रही, लेकिन ऐसी किसी रेंज में नहीं आई जहां से वो पाकिस्तान को स्ट्राइक कर सकती थी। 300 किलोमीटर दूर रही है। दूर रहे वो। देखिए ना, जैसे हमें और आपको ये बताया गया था कि राफेल की एक स्ट्राइकिंग रेंज है। जब वो एक खास हाइट पकड़ता है और एक खास एल्टीट्यूड पे आता है तो पता लग जाता है कि अब स्ट्राइक करना चाहता है। ठीक है ना? इसी तरह नेवी के शिप्स की भी एक स्ट्राइकिंग रेंज है। जब वो उस रेंज में आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि नाउ दे वांट टू हिट अस। लेकिन जो उनके वॉरशिप्स थे वो स्ट्राइकिंग रेंज से बहुत दूर रहे, और वो कभी भी पाकिस्तान की किसी पोर्ट की स्ट्राइकिंग रेंज में नहीं आए। इसका मतलब था कि वो हम पर हमला करने के लिए कभी भी नियत में नहीं थे। वो सिर्फ जाली टशन टूशन दिखा रहे सन, अपनी आनियां जानियां अपने लोकल लोगों को, मीडिया को दिखा रहे थे। कभी उनका मूड पाकिस्तान की नेवी के साथ टकराने का नहीं था। अच्छा जी, अब कुछ लोगों पे मैंने इतराज करना है, कुछ उनमें से शायद आपके वाकिफ हैं बड़े अच्छे, जिनमें आफ्ताब इकबाल है, आदिल राजा है। यार ये कितना को गिर सकते हैं ये लोग? किस किस्म का ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्री प्लान की लड़ाई ये था? इनको शर्म भी नहीं आती है यार? जिस मुल्क ने इनको पाला पोसा सेंचा, इस लेवल पे पहुंचाया कि ये रिकग्नाइज हो, उस मुल्क के कमर में ये चुरियां मार रहे हैं। ये तो बहुत ये तो अलीमा खान ने भी कहा है कि ये मोदी और नवाज शरीफ का अलीमा प्लान खान है। को मैं कौन सा पेट्रियोटिक समझता हूँ? तो पता, आप मेरी बात समझे, और मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, ये इमरान खान का भी व्यू हो, क्योंकि वो ये तो कहेगा नहीं कि, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये इनका ये कोई पाकिस्तान, ये अब मैं इनको पाकिस्तानी नहीं मानता, और मैं बहुत सीरियसली बहुत जगह पे ये बात कहता हूं कि हमें इंडिया का वो कानून लाना चाहिए कि ड्यूल नेशनैलिटी खत्म करे। जिसने किसी और मुल्क की शहरियत ले ली वो पाकिस्तानी नहीं है। भाई इनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, मैं नहीं समझता। ये तो अपने, देखिए ना, मोहित पीरजादा को आपने सुना है? अब वो तो मैं पागल हूं, मैं उसको सुनूंगा, जहर उगलने वाले आदमी को। अच्छा, शहबाज गिल को सुना? मार दिए, जिसने अपने माँ बाप को मार दिया, सगे माँ बाप को, उनके अंगूठे लगवा लिए मरे हुए बाप के, मैं उसको इंसान समझता हूँ? शहबाज गिल को सुना है आपने? यार मैं आपका, मेरा टाइम किस लिए है मुजम्मिल? मैं इनको सुनूंगा?
फिर आप मेरी बात सुनिए ना, एक नैरेटिव है पीटीआई का कि वो बहुत परेशान है कि वो इस फतह को अंडरमाइन नहीं कर पा रहे। हम्म, वो इस फतह को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे कि ये फतह है या नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इस फतह को फतह मान रहे हैं। हम्म। अभी भारत ये नहीं कह रहा कि मैं जीता हूं। अब बड़ी तो फतह मान रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये लोग जो है ना, इन ये तो इस उम्मीद पर थे कि भारत पाकिस्तान को बहुत मारेगा, और जब वो इतना मारेगा तो आसिम मुनीर मजबूर हो जाएगा। देखिए ना, वो एक वीलॉग ये भी तो मैंने सुना कि जब इंडियन फौजी आएंगी तो इधर से पीटीआई भी फौज के खिलाफ होगी, तो फौज दो तरफ से फंस जाएगी और फिर फौज मजबूर हो जाएगी खान से बात करने पे। तो हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि 6 तारीख को इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को दी जाती। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 6 तारीख ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ इमरान खान ਦੇ बारे 'ਚ ਗੱਲ करे। ये तो दीवाने का ख्वाब भी नहीं है, ये उससे भी आगे की चीज है। जंग लगी हुई थी, जहाज तैयार थे, मिसाइल लगे हुए थे, किसी लम्हे हमला हो सकता था। वॉर रूम्स बन चुके थे, चीफ्स वॉर रूम्स में बैठे हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो चुकी थी, जंग का ब्लूप्रिंट बन चुका था। ऐसे में किसी को याद होगा कि उन्हें इमरान खान नाल भी गल करनी। ऐसी का खेत बात है कि मतलब उधर महादे जंग में अल-फतह मिसाइल हमने लॉन्च किए हुए हैं, उधर हमारा J-10C PL-15 लगा के बैठा हुआ है। ऐसे में ये कहती है इमरान खान को ब्रीफिंग देने गैर सियासी लोग पहुंच गए, क्यों ऊपर देंगे। उस देखिए, इमरान खान क्या दे सकता था, सीज फायर करा सकता था। उधर ट्रंप सुनता है, उधर मोहम्मद बिन सलमान सुनता है, वो क्या पाकिस्तान के ऐसा काम कर सकता था। वो पाकिस्तान इमरान खान की एज अ हम्म, वजीर आजम मोदी ने फोन्स नहीं उठाए थे जो उसने खुद असेंबली में आकर कहा था। इसलिए मेरी आप बात समझें कि टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे तो खुद हमारे अपने दफ्तर लोग आजकल पिछले 24 आप बताएं 48 घंटे से पाकिस्तान में क्या माहौल बना रहे हैं। अल्लाह रहम। मतलब अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि जी जंग तो इमरान खान ने जेल तो बैठ के जीती है। आपको इतराज है कि नवाज शरीफ के पीछे का मशवरा था या नहीं था। वो जो अपने नजम सेठी साहब और सारे लगे हुए हैं कि ये इमरान खान ने जेल से सारी प्लानिंग की है, ਉਹਦਾ की करिए। यार कुछ नहीं कर सकते, बेवकूफी दी गल्लां दा मैं उनकी जवाब दियां। बेवकूफ दा प्रॉब्लम है कि पहले ਤੁਹਾਨੂੰ अपने लेवल ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ फिर अपने तजुर्बे ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। मैं उन बेवकूफी ਦਾ तजुर्बा नहीं मेरे को, मेरे ठीक है ना। मले वो मैं कल मदर बरलास साहब का ट्वीट पढ़े सा कि मैं आपको बड़ी खबर ब्रेकिंग दे रहा हूं। मैं क्या कोई बड़ी खबर दे रहे होंगे। ईद से पहले पीटीआई के सब लोग घर पे होंगे, इमरान खान, शाह महमूद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, महमूद रशीद, सारे जो है ना अपने घर पे ईद मनाएंगे। बात तय हो गई है उन दसों ये नहीं ना पता वो जेल को ही घर समझते हो तो फिर। नहीं आप बताएं, बात तय हो गई है। हाँ, जेल को घर बना देंगे। नहीं नहीं आप ये बताएं कि कोई इमरान खान की और फौज की कोई यार बात। इस वक्त बात करनी नहीं चाहता कोई। तो ये मेरा मतलब आज सुबह जलमे खलीलदार का भी ट्वीट सी कि मेरा मतलब है कि मुझे इतला मिल गई है जिम्मेदार जराये से कि इमरान खान को रिहा किया जा रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑन इट। बात यह है जी, उनकी मर्जी है। इतना झूठ बोलना, इंडियन मीडिया डिस्क्रेडिट हुआ है, ये लोग भी होंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है पाकिस्तान से ट्रेड में बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, तो ये तो मुजम्मिल मुझे पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी और खुशाइन खबरें लग रही, क्योंकि अकेला फिर वो तो नहीं बढ़ाएगा, यूके भी बढ़ाएगा, नेटो के और कंट्रीज भी बढ़ाएंगे, सब होगा। देखिए हम ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान ने यूएस को जीरो टैरिफ पॉलिसी जो है वो सजेस्ट की है कि हम भी सारे टैरिफ जीरो कर देते हैं, आप भी सारे टैरिफ जीरो करते हैं। लेट्स डू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ जीरो टैरिफ पॉलिसी। हम जो चीजें अमेरिका से लेते हैं हम उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, और जो चीजें अमेरिका हमसे लेता है वो उस पर कोई टैरिफ ना लगाए। अब इस पर बातचीत जारी है और ये ट्रंप की पॉलिसी से बिल्कुल इंडिया उनको जीरो टैरिफ ऑफर नहीं कर सकता, हम उनको जीरो टैरिफ ऑफर कर सकते हैं। दूसरा आप एक और बात समझें, ट्रंप की पूरी इलेक्शन कैंपेन थी कि वो दुनिया में लगी हुई जंगें खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक वो रूस यूक्रेन जंग खत्म नहीं कर सके, अभी तक वो गजा की जंग खत्म नहीं कर सके। ये पहली जंग है जो उन्होंने खत्म की है या रुकवाई है या सीज फायर किया है।
वो पाकिस्तान इंडिया है। वो इसको अपनी इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और उसको कह रही हैं कि ये मेरा बड़ा क्रेडिट है, और पाकिस्तान कह रहा है जी, जी आपका क्रेडिट है, और हम और ट्रंप एक लाइन पे बात कर रही हैं। इंडिया को इसकी तकलीफ है, लेकिन ये देखा जाएगा कि इंडिया की जो तकलीफ है, क्या वो इंडिया को आगे ट्रेड वॉर में लेके जाती है अमेरिका के साथ या नहीं लेके जाती, ये बात देखने की है। मुजम्मिल, मुझे ये बताएं कि हुँ। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे, आप समझे, मिडल ईस्ट के कई ममालिक का दौरा किया बड़ा फैनफेयर में, हुँ। लेकिन इसराइल को इग्नोर किया इस बारी। क्या ये, अच्छा, मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत हो सकती है, कि उसने नेतन्याहू को ये मैसेज दिया कि जो मैं चाह रहा था जंग तुम खत्म करो, तुमने अभी तक नहीं खत्म की, तो इट वाज शोइंग हिज डिसप्लेजर टू नेतन्याहू। इज दैट करेक्ट या आई एम रीडिंग मोर इनटू इट? It's I partially agree with you कि ट्रम्प इज नॉट हैप्पी, वो एक इस जंग को खत्म करना चाहते थे, और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उससे पहले मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से बात भी की है, और उन्होंने नेतन्याहू से तफसीलन बात की है। आपको 40 मिनट्स की टेलीफोन कॉल हुई है दोनों के दरमियान, मेरे ख्याल में विजिट पे। देखें, जो यूएई, सऊदी अरब और कतर का विजिट था ना, ये एक फाइनेंशियल विजिट यूएस का। यूएस ने को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां से फाइनेंशियल बेनिफिट था, और वो एक फाइनेंशियल बजट था। और मेरे ख्याल में ट्रम्प जो है वो फाइनेंशियल पॉलिसीज को स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज पर तरजीह देते हैं। फिर ट्रम्प की जो ट्रेड वॉर है या फाइनेंशियल टैरिफ्स हैं या उनकी जो फाइनेंशियल डिप्लोमेसी है, वो उनकी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी पर हावी है, और ये दौरा फाइनेंशियल डिप्लोमेसी का था, और इसीलिए उन्होंने इसमें इसराइल, देखो इसराइल तो को दूर रखा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब कोई स्टेज आएगी उस वक्त इसराइल को इग्नोर किया जाएगा, या गाजा की कोई ऐसी सेटलमेंट हो सकती है जो इसराइल को कबूल ना हो, या आप इसराइल को गाजा पर जंगबंदी पर मजबूर कर सकता है अमेरिका, वो कहेगा ठीक है आप जो कर रहे हैं। ये इग्नोरेंस हमें पार्शियली नजर तो आती है, लेकिन इन अ बिगर पिक्चर आपको अमेरिका इसराइल के साथ ही खड़ा नजर आएगा। अच्छा जी, एज वी स्पीक आपको मैं बताऊं कि चाइना की आर्मी ने 20 मील का एरिया चिकन स्नेक के ऊपर अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लिया, और हिंदुस्तान की फौज ने मुजाहमत ही नहीं की, चुपचाप हजीमत उठाते हुए वहां से वापस मुड़ के चले गए, और हिंदुस्तान जी। की हुकूमत इसको दुनिया को बता भी नहीं रही है। लगता ही है कि चिकन स्नेक जो है हिंदुस्तान की, अब वो खतरे में है, और ये 7 रियासतें जो हैं वो शायद आजादी के इतना करीब हैं जितना पहले कभी भी नहीं थी। आई एग्री। आपको पता है, आप चाइना इंडिया टेंशन्स की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश इंडिया टेंशन बहुत ज्यादा है। हाँ, बेनता। और बांग्लादेश बांग्लादेशियों ने तो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया इस जंग में। इस जंग में देखें ना जी, और बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी एक इकोनॉमिक वॉर शुरू हो गई है, जिसे आप टैरिफ वॉर भी कह सकते हैं, जिसे आप सी पोर्ट्स की फैसिलिटीज की एक दूसरे पर सैंक्शंस लगाने की बात कर सकते हैं। तो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी हम एक जंग देख रहे हैं, माशी जंग देख रहे हैं। और इसी तरह चाइना ने तो जब ये देखा है कि पाकिस्तान ने कुट लिया है, तो चाइना इंडिया पे आहिस्ता-आहिस्ता अपने जो उनका एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका प्रेशर बढ़ा रहा है, चीज़ें अपनी तरफ ट्रांसफर कर रहा है। और इंडिया इस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो चाइना के साथ कोई लड़ाई छेड़ सके। मोदी मुश्किल में है, लिहाज़ा वो चाइना से खामोश है। तो अब मोदी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? देखिए, मोदी के बहुत ही क्रेडिट लो है इस वक़्त, पॉलिटिकली वो बहुत लो पे हैं, लो पिच पे हैं इस वक़्त। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जो हैं वो अपने पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए पाकिस्तान पर एक और हमला करेंगे। मैं नहीं समझता कि इंडिया का निज़ाम हुकूमत और जो वहाँ का सिस्टम है वो मोदी को किसी नए एडवेंचर की इजाज़त देगा। मोदी के आगे बहुत सारे बैरियर्स होंगे और बीजेपी खुद एक बैरियर होगी। हाँ, क्या मोदी फ़ौरन बदल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है कि साल बाद बदलेगा, जी बीजेपी में कब चेंज आएगा, कोलिशन गवर्नमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सीज़ फायर चलता है और ये लंबा चलता है, तो मोदी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता एग्ज़िट की तरफ जाएगा। ये सीज़ फायर ही मोदी की सियासी मौत है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं, जैसे जावेद चौधरी साहब तो आज का दिन दे रहे हैं कि जी आज हमला हो जाएगा, या 24 तारीख का क्या है उन्होंने, मुझे याद नहीं अब। लेकिन मैं मैं कन्विंस हूँ
पे अभी हमला नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो कुछ भी पाकिस्तान के पास असला मिसाइल सब कुछ है वो अभी तक मौजूद है। दोबारा हमला करेंगे, हम दोबारा चला देंगे। और अगर न्यूक्लियर का खतरा है तो न्यूक्लियर का खतरा तो फिर अगले हमले में भी मौजूद है। और दुनिया की राय अम्मा ज्यादा इंडिया के खिलाफ होगी कि आपने सीज फायर के बाद दोबारा सीज फायर तोड़ा है। या तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इंडिया की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है, ऐसे में वो सीज फायर को तोड़ सके, मैं नहीं मानता। अच्छा ही, मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तानी दोस्तों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये जो वॉर लड़ी है ऑन अ स्केल ऑफ 10, अभी हम 1.5 से 2 तक आए हैं। हम अभी 5 पे भी नहीं गए थे तो उनका ये हाल हो गया। अगर हम उस पे जाते तो अभी तक कड़ाके बोल जाते, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ जाता। आई एग्री, हमारे बहुत गौरी बहुत रेंज थी मिसाइल्स की, हम सारी चला सकते थे। इंडिया के पास भी थी, तबाही दोनों तरफ होनी थी। लेकिन इंडिया का जो है ना, मतलब वो कहते हैं एक है मुबशिर भाई, रंग लाएगी मेरी फाका मस्ती एक दिन। ठीक है ना? तो हमारी फाका मस्ती भी तो रंग लाई है ना कि वी हैड नथिंग टू लूज। इंडिया में तो आप देखें ना जी, अगर एप्पल चला गया है वहां से और अमेरिकन एडवाइजरी आ गई कि कोई अमेरिका इंडिया का सफर ना करे, और अगर आईपीएल खत्म हो गई और इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट वहां से चली जाएगी, इंडिया अनसेफ है, वहां हर वक्त लड़ाई का खतरा है, तो उनका फाइनेंशियल लॉस तो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा है। और उनका जो इन्वेस्टर है वो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता और वो मोदी के खिलाफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है उनका हवा टूट गया। यस। ऑन अ तो लाइटर इसलिए नोट, आज मैंने एक ट्वीट की है और वो ये है कि 7वां जहाज जो गिरा हिंदुस्तान का अब कंफर्म हो गया है। डिफेंस जर्नल ने कर दिया कंफर्म, वो मिराज 2000 है। तो मैंने कहा लगता ही है अब फ्रांस इंडिया पे जानना शुरू कर दे कि तुम हमारे हार्डवेयर को जलील करा रहे हो पूरी दुनिया में। हाँ, तो लेकिन ये बात आपकी ठीक है, हार्डवेयर, चाइनीज हार्डवेयर की बहुत ज्यादा मार्केटिंग हुई है। मैं उस दिन रजा हयात है राज साहब को सुन रहा था, जो पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं। वो कह रहे थे इस लड़ाई के बाद इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अगले 2 साल तक हम मजीद ऑर्डर्स नहीं ले सकते। हाँ जी, बिल्कुल। अब अभी तो आपके JF-17 ब्लॉक हम्म, 3 के ऑर्डर्स नहीं खत्म हो रहे। अब तो उसकी हम्म, प्राइस देखें और देखें, $250 मिलियन के जहाज को उसने बतख बना के मारा है। तो हम्म, आई मीन ये तो अब मुकाबला ही कोई नहीं है। यस, तो छोटी इकोनॉमीज है उनके लिए तो यही सूटेबल है। बट बहुत एनीवे, सुटेबल। मुजम्मिल साहब आपको वंस अगेन बहुत मुबारक हो, आपके अहले खाना को ये जंग जीतना, तमाम पाकिस्तान को मुबारक हो। लेकिन जिस तरह का हमारा दुश्मन है, हम गाफिल नहीं बैठ सकते उससे। नहीं नहीं, ये कि जारी रहे। होशियार रहना है हमें। ठीक है, लेकिन आते रहना। आप आराम की नींद सोएं, अपना कारोबार करें। अफवाज पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आपके दिफा के लिए हमतन तैयार है। मुझे और थैंक मुजम्मिल यू। को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।